हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंध कुमार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट्स एंड मैथ्स। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन वीडियो होगी ये इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का, विच इज चैप्टर नंबर 6 का सेकंड टॉपिक है ये। थोड़ी बहुत नॉलेज लेंगे इसके बारे में, पता लगाएंगे कौन से फंक्शन इंक्रीजिंग कहलाते हैं, कौन से फंक्शन को डिक्रीजिंग कहते हैं, और साथ ही ये भी पढ़ेंगे कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में और सिर्फ इंक्रीजिंग में क्या फर्क है, सेम एज डिक्रीजिंग में और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या फर्क है, और एक ग्राफिकली चीज भी समझेंगे। ग्राफिकली तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन से फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, कौन से फंक्शन को डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं, और एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को कैसे पता लगाया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंशिएशन। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने दो ग्राफ प्लॉट करके दिखाता हूं, तो जरा ध्यान से देखना इस ग्राफ के बारे में। मैं उसी ग्राफ में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इन ग्राफ में मैं क्या बताना चाहता हूं। देखिए, मान लेते हैं मैं दो ग्राफ प्लॉट करता हूं आपके सामने, एक मैं यहां प्लॉट करूंगा और एक मैं यहां प्लॉट करूंगा, ठीक है। तो देखिए, यहां पे मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और मैं यहां पे एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखिए, मैं आपके सामने एक चीज दिखाता हूं। देखिए, आपको पता ही है राइट डायरेक्शन में एक्स की वैल्यू बढ़ती है, और इसमें भी क्या करना है आपको, इससे पता ही है कि एक्स की वैल्यू जो है ना राइट डायरेक्शन में हमेशा बढ़ती है। अब आपको एक चीज बतानी है कि ये आपका हो गया वाई का केस और ये हो गया आपका वाई का केस, ठीक है। चलिए, अब ध्यान से देखना। अब देखिए, दोनों ग्राफ में एक बात आपको नोटिस करनी है हमेशा, कि हमेशा हम एक्स की वैल्यू को बढ़ाते हैं। तो हम ये चेक करते हैं कि x की वैल्यू को बढ़ाने पे y की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। मींस y की जो वैल्यू है कंटिन्यूसली घट रही है या फिर y की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ रही है। तो हम बात करते हैं इस ग्राफ पे। देखिए, इस केस में क्या हो रहा है, हमेशा आपको याद रखना है कि x की वैल्यू को तो बढ़ाना ही है, क्योंकि हम जैसे भी वैल्यू को पुट करते हैं, कोई भी अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, तभी तो हम ग्राफ को चेक करते हैं कि ऊपर तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ बन रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने x की वैल्यू को बढ़ाया। देखिए क्या होगा, पहले 1 हुआ होगा, वैसे 2 हुआ होगा, वैसे 3 हुआ होगा, कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं आप, ठीक है, बट इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, ओके। तो जब जब मैं x की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, तो आप क्या देख सकते हैं, जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। देखिए, जब आपकी x की वैल्यू 1 थी तो आपके पास ये आपकी वैल्यू आई होगी, ये y की वैल्यू आई होगी, ओके। फिर जब आपने x के लिए 2 पुट किया तो इसके सामने जो पॉइंट आया होगा ये आपका क्या रहा होगा, y की वैल्यू आई होगी। फिर जब आपने x की वैल्यू 3 पुट किया होगा, यहाँ पे एक वैल्यू आई होगी। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये एक फंक्शन है, अननोन फंक्शन है फिलहाल के लिए, इसलिए मैं एक अननोन फंक्शन को लेके आपके सामने बस एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सेम ऐसे अगर आप x की वैल्यू को 4 पुट करते तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्राफ, यहाँ पे पॉइंट देता। तो आप देख सकते हैं पहले जो वैल्यू हुई होगी, जो y की वो टॉप पे थी, उसके बाद जो सेकंड वैल्यू आई है वो थोड़ी कम आई होगी, तीसरी वैल्यू और कम आई है, और फोर्थ वैल्यू और कम आई है। तो ऐसे ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे मैं x की वैल्यू को बढ़ा रहा हूं, जो y की वैल्यू है वो क्या हो रही है, जो y की जो वैल्यू है वो क्या आ रहा है, डिक्रीज हो रही है। तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ जो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता है, कब, जब हम x की वैल्यू को बढ़ाते हैं, वो तो बढ़ाएंगे ही, ये आपको ध्यान रखना है, x की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। बस हमें चेक क्या करना है कि y पे जो इंपैक्ट है वो क्या हो रहा है। तो यहाँ देखिए, जब x की वैल्यू को मैं बढ़ा रहा हूं, y की वैल्यू पे क्या इंपैक्ट हुआ है कि y के जो ग्राफ प्लॉट हो रहा है वो क्या हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसे हम क्या बोलते हैं, तो इस जो तरह के जो फंक्शन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आते हैं इस वाले ग्राफ पे। देखिए, यहां पे क्या किया, सोच के देखिए, मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे सेम एज 4 है। तो मैंने 1 पुट किया, यहाँ पे एक y की वैल्यू आई होगी डेफिनेटली, 2 पुट किया तो यहाँ पे एक वैल्यू आई होगी, है ना। वैसे मैं 3 पुट कर रहा हूं तो यहाँ पे सामने एक वैल्यू आई होगी। तो अब यहाँ देख सकते हैं कंटिन्यूसली जब जैसे मैं x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं, जो y की जो वैल्यू भी है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इस केस में मैंने क्या किया, x की वैल्यू को इंक्रीज किया तो मुझे क्या मिला, y की वैल्यू में भी इंक्रीज मिला, मतलब इंक्रीमेंट मिला। तो ऐसे केस को हम क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हम क्या कहेंगे, ये जो फंक्शन है वो क्या कहलाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा, क्योंकि इसका जो ग्राफ बन रहा है वो अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो ये बेसिक चीज था, बिल्कुल इजी चीज है कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या कहलाता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या कहलाता है। आप ग्राफ देख के समझ गए होंगे, बहुत ही इजी चीज है, ओके। तो अब हम पढ़ेंगे कि इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीज में क्या फर्क है।
वैसे ही डिक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज में क्या फर्क है, और ये भी जानेंगे कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जो ना ही इंक्रीज होता है और ना ही डिक्रीज होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए मैंने आपके सामने ये 5 ग्राफ प्लॉट किए हैं। अब इस ग्राफ को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और ये जानेंगे कि कौन से फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाते हैं, डिक्रीजिंग जैसे मैंने पिछले बताया था। अब हम ये जानेंगे कि डिफरेंस क्या है इंक्रीज में और स्ट्रिक्टली इंक्रीज में, साथ ही डिक्रीज और स्ट्रिक्टली डिक्रीज में, और वो फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है जिसे हम ना ही इंक्रीज कहते हैं ना ही डिक्रीज कहते हैं, दैट मीन्स नीदर और नॉर वाला जो केस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। आपको एक बात याद रखनी है, हमेशा जब भी हम ग्राफों को रीड करेंगे इन सब पे, तो हमेशा आपकी जो एक्स की वैल्यू आएगी उसे हमेशा इंक्रीज करना है आपको, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट फंक्शन है, जो फर्स्ट फंक्शन का जो ग्राफ है वो देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये वाई वाली जो वैल्यू है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। देखिए पिछले वाला का भी सेम यही ग्राफ था, इस वाले का भी यही ग्राफ है, तो ये कंफ्यूज मत होना कि वो इसमें मैंने इंक्रीज बता दिया, ये मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीज बता रहा हूं। देखिए अभी आपको यहाँ डिफरेंस समझ में आएगा। वो मुझे सिर्फ ये बताना था कि ऐसा ग्राफ जो ऊपर के डायरेक्शन में जाए वो हमेशा इंक्रीज कहलाता है, और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आए वो डिक्रीज कहलाता है। फिर फर्दर हमने क्या चीज पढ़ा कि इसी केस के 2 तरीके भी हो सकते हैं। देखिए ये फंक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, ये फंक्शन भी इंक्रीज कर रहा है, ये भी डिक्रीज कर रहा है और ये भी डिक्रीज कर रहा है। हम यही जानेंगे कि उन दोनों के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। तो देखिए ऐसे फंक्शन को जो सिर्फ ऊपर की तरफ जा ही रहा है उसे बोलते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। आप हमेशा याद रखना, जब कभी भी इंक्रीजिंग फंक्शन हो या डिक्रीजिंग फंक्शन हो, आप हमेशा इंटरवल की बात करेंगे ही करेंगे। मतलब हम जैसे कि हमें ये ग्राफ है, इस ग्राफ में हम क्या कह रहे हैं कि भाई ए से लेके बी तक की जो ग्राफ बन रहा है वो क्या जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे मस्ट है कि आपके पास एक इंटरवल हो कि उस इंटरवल में आप बता रहे हैं कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि आगे जाके मुझे नहीं पता ये फंक्शन डिक्रीज कर जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, क्योंकि भाई थोड़ी देर तो ऊपर गया फिर थोड़ी देर नीचे आया तो आप उसे क्या बोलोगे। तो इसके लिए मुझे इंटरवल मस्ट है कि भाई मुझे इतने हिस्से का बता दो कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो इसीलिए मैंने देखिए सभी केसों में क्या ले रखे हैं, इंटरवल्स ले ही रखे हैं। अब देखिए मैं क्या कहता हूं, मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है x1 और मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है x2। तो देखिए इसका जब मैं फंक्शन वैल्यू पुट करूंगा तो हमें यहां पे क्या मिलेगा, f ऑफ x1 मिलेगा, और जैसे ही मैं इसकी वैल्यू इस वाले फंक्शन में पुट करूंगा तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, f ऑफ x2 होगा। तो इसको देख के हम क्या कह सकते हैं कि इसकी एक कंडीशन क्या होगी। देखिए जो x2 वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, x1 से बड़ी होगी, जो मैंने लिख रखी है देखिए बिल्कुल बड़ी है। और दिस इंप्लाइज मुझे रिजल्ट क्या मिलना चाहिए, मुझे रिजल्ट ये मिलना चाहिए कि f ऑफ x2 की जो वैल्यू है वो भी क्या मिलनी चाहिए, f ऑफ x1 से बड़ी ही मिलनी चाहिए। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन कहते हैं। आई थिंक आपको ये पोर्शन समझ में आ चुका होगा। चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं, दैट मीन्स सेकंड ग्राफ है। अब यहां पे आप ग्राफ देखिए, जैसे ही मैं x की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूं तो जो y की वैल्यू है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है। दैट मीन्स आप सिंपल कह सकते हैं ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। बट अब इस फंक्शन का हमने क्या नाम दे रखा है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। आप वेट करना, क्योंकि आपको अभी समझ में आएगा कि इसे मैं स्ट्रिक्टली ही क्यों कह रहा हूं, क्यों नहीं सिर्फ डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि जब आप ये जो पार्ट समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सेम मैं एक कंडीशन लेता हूं यहां पे, जैसे मैंने यहां पे एक पॉइंट लिया उसको नाम दिया मैंने x1, और यहां पे एक पॉइंट लिया मैंने उसको नाम दे दिया x2। तो ये जो फंक्शन बना होगा, ये वाला जो फंक्शन क्या बना होगा आपका, f ऑफ x1 आया होगा, और यहां पे एक वैल्यू आई होगी y की, उसे क्या कहते हैं, हम f ऑफ x2 कहेंगे। ठीक है, जब आपने x2 पुट किया होगा तो f ऑफ x2 मिला होगा, x1 पुट किया होगा f ऑफ x1 मिला होगा। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है, कंडीशन सिर्फ यही है सेम कि x2 की वैल्यू जो हो क्या हो, ग्रेटर हो किससे, x1 से। सेम वही, क्योंकि x2 आगे आएगा तो डेफिनेटली ग्रेटर आएगा। और उसके बाद रिजल्ट क्या आ रहा है, देखिए f जब हमने फंक्शन में पुट किया तो खुद देखिए ये वाली वैल्यू तो छोटी हो गई, ये वाली वैल्यू तो बड़ी हो गई, है ना। तो हमें यहाँ रिजल्ट क्या मिला, जो फंक्शन का जो कर्व की वजह से f ऑफ x2 की जो वैल्यू है, f ऑफ x2 की जो वैल्यू है वो क्या हो गई, लेस देन हो गई f ऑफ x1 से। देखिए x2 ये था,
ये वाली वैल्यू। अब देखिए ये वाला वैल्यू से दैट मीन्स यहाँ पे कुछ पॉइंट बनता और ये आपका एफ ऑफ एक्स वन है, दैट मीन ये वाला पॉइंट तो यहाँ पे बनता। तो खुद सोच के देखिए जो एफ ऑफ एक्स टू है वो तो छोटा हो गया ना। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान से समझना, स्ट्रिक्टली के केस का मतलब है कि बीच में कभी भी कांस्टेंट नहीं होगा। दैट मीन्स हर एक पॉइंट पे आप देखिए, हर एक पॉइंट पे वैल्यू जो आ रही है वो ऊपर की तरफ ही आ रही है। और ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में भी क्या हो रहा है, वैल्यू यहां से लेके ग्राफ आपका यहां तक गया है, बट बीच में कुछ देर के लिए क्या हुआ है, वो कांस्टेंट हुआ है। देखिए यहां से लेके ये जो पॉइंट है यहां से लेके यहां तक क्या हुआ, आपका कांस्टेंट हुआ है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, इसे स्ट्रिक्टली नहीं बोलते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, सिर्फ सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, सेम यही ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था क्योंकि हर एक पॉइंट पे ये डाउनवर्ड डायरेक्शन पे ही आ रहा था, बट ये भी ऊपर से नीचे की तरफ आया है। बट इसके साथ एक घटना क्या घटित है, कुछ देर के लिए दैट में यहां से लेके इस पॉइंट तक ये कांस्टेंट रहा है। तो इसे हम स्ट्रिक्टली नहीं बोल के सिंपल डिक्रीज बोलेंगे भाई, क्योंकि डिक्रीज तो हो रहा है बट स्ट्रिक्टली नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं आप? ओके, तो इसके और इसमें फर्क क्या है उसको देखिए कैसे लिखेंगे आप। सेम यहां पे अब मैं मान के चलता हूं, आपके सामने दिखाता हूं। यहां पे जो कंडीशन क्या होगी, देखिए मैंने दो पॉइंट लिए हैं आपके सामने, x1 लिया है और आपके सामने x2 हुआ। ये जो x2 पॉइंट है ये आपका इधर भी कहीं पे भी हो सकता है, बट समझाने के लिए थोड़ा इसको मुझे यही लेना पड़ेगा। तो मेरे पास एक कंडीशन है कि वो कंडीशन क्या होगी, मैंने क्या लिया, x2 की वैल्यू है ग्रेटर लिया है और x1 से, ये चीज देखिए इससे बिल्कुल मैच खा रही है। बट ये जो दो वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपकी, ये हमेशा इंक्रीज मिलेगी हमेशा। बट इसका रिजल्टेंट देखिए, ये वाली वैल्यू क्या होगी और ये वाली वैल्यू क्या होगी। ये आपका x1 पुट करने पे f ऑफ x1 मिला और ये x2 पुट करने पे f ऑफ x2 मिला। बट यहां देखिए ये दो पॉइंट इन केस इनके बीच के इंटरवल में कहीं पे भी हो सकते हैं, मतलब a और b के बीच में कहीं पे भी हो सकते हैं। तो अगर इन दो जगह पे आते तो इस केस में f ऑफ x1 और f ऑफ x2 बराबर हो जाते, क्योंकि देखो इन दोनों की वैल्यू यहीं आती भाई, इन दोनों की वैल्यू तो सेम यहीं आती इस पॉइंट पे, है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो x1 और x2 है, देखिए क्योंकि x1 x2 कभी भी सेम तो नहीं आएगा, इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि सेम तो वैल्यू मिलेगी नहीं। बट ऐसा हो सकता है कि जो इनका रिजल्टेंट है, मतलब जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाए आपका, ग्रेटर तो होगा ही होगा, बट क्या पता किसी हालात में इक्वल मिल जाए। देखिए जैसे यहां पे इक्वल मिल जाए, बट अगर मैं x1 x2 को कहीं और पे लिखूं, जैसे मैंने x1 यहां मान लिया तो ये छोटा होता, और x2 मैंने यहां मान लिया तो ये बड़ा होता, है ना। तो ग्रेटर तो होगा ही होगा डेफिनेटली x2, बट हो सकता है किसी ऐसे हालात पे कि दोनों अगर ऐसे कहीं मिल जाएं कि जहां पे f ऑफ x2 और f ऑफ x1 की वैल्यू इक्वल मिल जाए, है ना। तो ये केस जो होता है, इस केस को हम क्या बोलते हैं, सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। सेम वही बात है, ए और बी मेरे इंटरवल गिवन है, इसको मैंने मान लिया है x1 पॉइंट और इसको मैंने मान लिया है हमारा x2 पॉइंट। देखिए मेरे पास सेम वही दो पॉइंट है, एक x2 पॉइंट होगा और एक x1 पॉइंट होगा। अब सेम वही बात कह रहा हूं मैं, ये x1 x2 इस a और b के बीच में कहीं पे भी हो सकता है। तो देखिए मैं हमेशा क्या मान रहा हूं कि जो x1 की वैल्यू होगी, सॉरी जो x2 की वैल्यू होगी वो ग्रेटर होगी किससे, हमेशा x1 से, क्योंकि x2 हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, अगर मैंने इस केस में क्या हुआ, देखो यहाँ पे f ऑफ x1 और यहाँ पे इस पॉइंट पे आपका f ऑफ x2, तो ये वाला जो पॉइंट है ये सेम हुए पिछले वाले की जगह सेम आ गया। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि भाई x2 की वैल्यू तो ग्रेटर है x1 से, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। बट आपका f ऑफ x2, आपका f ऑफ x2 क्या हो सकता है, लेस देन हो सकता है f ऑफ x1 से। ये देखिए कैसे, जैसे कि अगर मैं आपका x2 यहां पे ले लेता इस जगह पे, तो यहां इस वैल्यू की वजह से मुझे जो f ऑफ x2 की वैल्यू मुझे यहां मिलती, और अगर मैं x1 की वैल्यू पीछे ले लूं थोड़ी सी, तो इस वजह से मुझे f ऑफ x1 की वैल्यू यहां मिलती। तो उससे क्या होता कि f ऑफ x2 की वैल्यू जो यहां होती वो छोटी हो जाती है f ऑफ x1 से। तो छोटी का काम तो मैंने कर लिया, जो कि पीछे भी यहां पे आया था, आप यहां देख सकते हैं। बट इस केस के अंदर ऐसा केस भी आ सकता है जहां पे दोनों, मतलब f ऑफ x1 और f ऑफ x2 सेम आ गए हो। देखिए इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे सेम आ गए हैं,
ठीक है। तो वो किस पे डिपेंड करता है, वो पॉइंट की वजह से डिपेंड कर रहा है कि क्या पता x1 और x2 ऐसी जगह पे आ गए जहां पे उन दोनों की वैल्यू सेम आ रही हो, ठीक है। तो इस वजह से मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल का साइन भी लगाना पड़ेगा। तो ऐसे फंक्शन को जो बीच में कभी कांस्टेंट हो जाए तो समझिए वहां पे स्ट्रिक्टली वर्ड खत्म हो जाता है। तो ऐसे फंक्शन को हम सिर्फ क्या कहते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो आपका लास्ट टॉपिक रह गया है, दैट इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब देखिए इसका मतलब समझते हैं। देखिए मेरे पास एक गिवन इंटरवल था ए से लेके बी तक। अब आप यहां खुद देख के बताइए क्या ए से लेके बी तक क्या इंक्रीज हो रहा है, तो आप कहेंगे नहीं। मैं कहूं क्या डिक्रीज हो रहा है, तो भी नहीं। तो हम इसे क्या बोलेंगे, तो कई लोग का ये होता है कि भाई इसे हम ये कह देते हैं कि भाई इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, बट ये गलत है। बट एक्चुअल में क्या है, हमें ये ही चाहिए कि भाई आप प्रॉपर ये बताओ कि क्या इंक्रीज कर रहा है तो आप इंक्रीज बताओ, अगर डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज बताओ। आप कभी ये नहीं बताओगे कि भाई इंक्रीज भी कर रहा है और डिक्रीज भी कर रहा है। बट आप ये कह सकते हो कि भाई ना ही इंक्रीज हो रहा है प्रॉपर तरीके से, ना ही डिक्रीज हो रहा है प्रॉपर तरीके से। तो एक्चुअल में अगर मेरे पास ए से लेके बी तक का इंटरवल दिया गया हो और उसका ग्राफ कुछ देर ऊपर जा रहा हो, कुछ देर नीचे आ रहा हो, तो आप ग्राफ को देख के इजीली बता सकते हैं कि भाई ये कौन सा फंक्शन हो गया, ये आपका नीदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ये आपका नीदर नॉर डिक्रीज वाला केस का ग्राफ हो गया। अब इसी केस में आप समझ के देखिए, अगर मैंने ये जो इंटरवल है अगर मैं इसको यहां से लेके यहां तक लिमिट कर देता, यहां से लेके यहां तक लिमिट कर देता, जैसे मैंने इसको सी पॉइंट मान लिया, तो अगर मैं आपसे पूछता कि भाई बताओ ए से लेके सी तक का क्या होगा, तो आप डेफिनेटली क्या कह सकते हो कि भाई ए से लेके सी तक का जो ग्राफ बन रहा है वो डेफिनेटली इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, तो आई होप कि आपको इन सभी में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आराम से बैठ के समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बड़ी इजी तरीके से मैंने समझाया है। तो आई होप आपको ये समझ में चीज आ गई होगी। और अब हम लेते हैं एक एग्जाम्पल और ये देखते हैं कि किसी फंक्शन को कैसे आप मतलब डिफरेंशिएशन का यूज करके आप बता सकते हैं विदाउट ड्राइंग देम, मतलब विदाउट एक्चुअली उसको ग्राफ में प्लॉट किए बिना कि भाई ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने, पहले एक एग्जाम्पल समझेंगे फिर उसके बाद एक क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। तो एक मैंने आपके सामने एक सिंपल सा ग्राफ प्लॉट कर रखा है। अब हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव का यूज करके समझेंगे कि कैसे आप किसी फंक्शन को बता सकते हैं वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। उससे पहले आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप dy बाय डी एक्स निकलते हो, इसके बहुत सारे नाम है। dy बाय डी एक्स को अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, रेट ऑफ चेंज भी यही है क्योंकि हम इसके एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। तो आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी कि dy बाय जो dx होता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी बोलते हैं। अब ये टेंजेंट क्या है, एक्चुअली में टेंजेंट एक लाइन ही है, बट इस लाइन को हम टेंजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक पॉइंट, किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करके जाने वाली लाइन ही क्या कहलाते हैं, टेंजेंट लाइन। तो अब उस टेंजेंट का स्लोप बताता है डेरिवेटिव। अगर मेरे पास कोई भी सिंपल सा फंक्शन है, कुछ भी ले लीजिए, जैसे एफ ऑफ एक्स समथिंग है, साइन एक्स है, कॉस एक्स है, एक्स स्क्वायर व्हाटएवर, तो जब भी आप उसका डेरिवेटिव करते हैं तो उसी जो फंक्शन होगा उस फंक्शन के टच करके जाने वाली इनफाइनाइट पॉइंट्स पे जितने भी टेंजेंट बन सकते हैं उन सभी पॉइंट का टेंजेंट का स्लोप बता देता है। बट लास्ट में आपको सिर्फ इतना करना है, उसमें एक्स की वैल्यू पुट करोगे तो एक डेफिनेट पॉइंट पे आपका स्लोप बता देगा। इस चीज को हम बेटर तरीके से समझेंगे जब हम करेंगे टेंजेंट एंड स्लोप। तो बस आपको अभी ये ध्यान रखना है कि dy बाय डी एक्स का मतलब होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अब एक चीज ध्यान समझना, मैं इस कर्व के दो हिस्से कर रहा हूं, एक यहां तक, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ए से लेके इस पॉइंट तक, ये पॉइंट को मैंने सी मान लिया, ए से लेके सी पॉइंट तक अगर मैं आपसे कहूं कि कितने पॉइंट्स हैं, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। और अगर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो मैं कहूं कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो आप कहेंगे इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ होता है। तो यहां से मान लीजिए आपने बहुत सारे टेंजेंट्स ड्रॉ कर लिए, मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करके दिखाता हूं। मैंने एक पॉइंट पे यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो एक पॉइंट पे मैंने इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। आप कहीं भी ले लीजिए, इस पॉइंट पे यहाँ पे टेंजेंट ले लीजिए, चलिए, ठीक है। सेम मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट के पीछे भी चेक करना है, तो मुझे इस पॉइंट के पीछे वाली टेंजेंट पे भी ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स पे ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये बन गया हमारा टेंजेंट, ठीक है। आपको कुछ चीज़ समझानी है जिससे ये बड़े क्लियर तरीके से समझ में आ जाएगी। अब देखिए,
अगर मैं बात करूं कि ए पॉइंट से सी पॉइंट तक आप जितने भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे और मैं पूछूं ये जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस के साथ, अगर ये एंगल बनेगा, क्या ये जो थीटा है लेस देन 90 बनेगा? हमेशा लेस देन 90 बनना चाहिए। मैं अभी एक और सी को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, बस इनके बीच की वैल्यू को टेंजेंट जितने भी, बस ए से और सी के बीच में जितने भी टेंजेंट उन सभी का आप टेंजेंट आप खुद ड्रॉ करके देखिए, इमेजिन करिए, ठीक है। तो टेंजेंट थीटा मतलब थीटा की वैल्यू 90 से छोटी आएगी, ठीक है। और आपको पता है कि आप स्लोप निकालते हैं तो उस थीटा को, इसी थीटा को अगर मैं tan में पुट कर दूं तो इसी लाइन का स्लोप निकल जाता है। तो अगर मैं इस थीटा को यहाँ पे पुट करूंगा तो हमेशा जो वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री से छोटी ही पुट होनी है। दैट में सोच के देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही वैल्यू आएगी हमेशा, या फिर मैं सिंपल इतना कहूँ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की वजह से आपकी जो वैल्यू आएगी, मतलब जो tan थीटा की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या मिलेगी आपको? पॉजिटिव ही मिलेगी। और ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, जो dy/dx होता है, इसी को हम एक और नाम से कहते हैं टेंजेंट थीटा, जो हम 11 में पढ़ते आए हैं। और इसी tan थीटा को हम एक और नाम देते हैं, दैट इज m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें तो पुरानी वाली चीजें हैं, ओके। तो अब देखिए tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, क्यों? क्योंकि जो थीटा है वो 90 से छोटा ही पुट करना है, तो ऑब्वियसली सारी वैल्यू क्या आएगी? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही जाएगी, जिससे आपका टेंजेंट थीटा क्या कहलाएगा? पॉजिटिव कहलाएगा। अब देखिए, अब इसी जो यहां से लेके यहां तक के जो सारे फंक्शन होंगे उसका आपने जब स्लोप निकाला होगा, मतलब dy/dx निकाला होगा, और मैं साथ में एक और नामक वैल्यू दे रहा हूं f डैश निकाला होगा x, क्या ये भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं डेरिवेटिव को? बिल्कुल हाँ, इसे भी हम डेरिवेटिव से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये वाली चीज क्या आएगी? हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू जब पॉजिटिव है, और tan थीटा को हम क्या कहते हैं? f डैश x, और इसी को हमारा नाम क्या है? dy/dx भी कहते हैं, ठीक है। तो a से लेके c तक इनके बीच में जितने भी टेंजेंट होंगे उन सभी का जो डेरिवेटिव करोगे वो क्या आएगा? ग्रेटर देन 0 आएगा, ओके। अब चलते हैं c से b के बीच में। अब देखिए c से लेके b तक कुछ भी टेंजेंट ड्रॉ करो, किसी भी पॉइंट पे जो भी एंगल बनेगा। अब कईयों को तो यह दिक्कत आ रही होगी, भाई मैंने उस साइड में तो आगे साइड ले लिया, तो इसमें पीछे क्यों नहीं लिया? ध्यान देना, जब भी आप किसी भी लाइन का स्लोप निकालते हैं वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में निकालते हैं, मतलब राइट हैंड डायरेक्शन में ही एंगल हम ढूंढते हैं। अब ये जो एंगल है, देखिए, अब मैं इस एंगल के बारे में एक बात कह सकता हूं कि ये जो एंगल बनेगा वो ग्रेटर देन 90 बन रहा है ना? ग्रेटर देन 90 बनेगा ही बनेगा। अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे? थीटा को उठा के tan में पुट करेंगे, क्योंकि स्लोप निकालना है तो tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? यहाँ पे tan में पुट करोगे इन थीटा के वैल्यू। अब ये जो थीटा है ये आपका 90 से ग्रेटर आएगा। अब 90 से ग्रेटर का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, याद रखना मैं 180 तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री आप पुट करोगे, 90 डिग्री से ग्रेटर वैल्यू पुट करोगे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया तो हमेशा वैल्यू क्या मिलेगी? tan थीटा की वैल्यू नेगेटिव ही मिलेगी। और इसमें मैं एक और बात कह सकता हूँ कि f डैश x जो मिलेगा वो लेस देन 0 मिलेगा। तो मेरे पास एक सामने बात एक और आ गई कि f डैश की वैल्यू क्या मिलेगी? लेस देन 0 मिलेगी। तो आपके पास दो केस है कि a से लेके c तक आपका जो डेरिवेटिव है वो क्या है? ग्रेटर देन 0, और c से लेके b तक जो आपका डेरिवेटिव है वो क्या आपका? लेस देन 0। तो हम इन दो तरीकों से आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट पे आपका जो ग्राफ है वो इंक्रीज कर रहा है और कौन कौन से पॉइंट पे आपका ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। ध्यान देना, अगर आपसे पूछा जाए कि ए से लेके बी तक बताओ कि इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज बताओ, तो आप क्या बताओगे? नीदर नॉर बताओगे। दैट मीन्स ना ही इंक्रीज कर रहा है और ना ही डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि इंटरवल के बिना सारी चीज गड़बड़ हो जाती है। तो आपके लिए इन क्वेश्चनों में मस्ट जरूरी है कि आपके पास इंटरवल गिवन हो, क्योंकि इंटरवल के बदलने ही से ही सारा आपका आंसर बदल रहा है। अगर मैं ए से सी की बात कर रहा हूं तो इंक्रीज, सी से बी की बात कर रहा हूं तो डिक्रीज, और आपसे कहता हूं ए और से बी तक बताओ तो आप क्या कहेंगे? ना ही इंक्रीज और ना ही डिक्रीज हो रहा है। तो हम इजीली समझ सकते हैं डेरिवेटिव का यूज करके किसी भी ग्राफ को प्लॉट किए बिना कि वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। तो आशा करता हूं आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर होगा।